चलिए शुरू करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हम बहुत से गणित छठवीं से पढ़ते आए हैं और पांचवी क्लास में, प्राइमरी क्लास में भी इसका अध्ययन हुआ है। तो पहले देखते हैं औसत या माध्य या समांतर माध्य, है ना। इसके अलग अलग जो है नाम से है, औसत भी कह सकते हैं, समांतर माध्य या माध्य, अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। अब ये मीन निकालते कैसे हैं? तो जितने आंकड़े दिए गए हैं, जितने प्रेक्षण दिए गए हैं, उसको उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। जैसे आप लोगों ने 10 टेस्ट दिलाए गणित के, किसी में 6 नंबर आया, 7 आया, किसी में 8, किसी 9, किसी में 10, किसी में 9, 10, ऐसे रिपीट भी हो गया। तो उसका औसत निकालना है। आप औसत कितने नंबर लाए, कितने अंक पाए, तो पूरे को जोड़ लीजिए। आप 10 अंक वहां पर लिखे हैं, वो 10 को जोड़ लीजिए, वो प्रेक्षण कहलाएगा या आंकड़ा कहलाएगा। उस आंकड़ा को जोड़ लीजिए और जितनी संख्या है, मतलब कितनी संख्या है 10, कितने टेस्ट हुआ 10, उस 10 से भाग दे दीजिए तो औसत निकल जाता है। औसत या समांतर माध्य। और औसत या समांतर माध्य आप अलग अलग और तरीकों में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो अंक में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सम संख्या का भी निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत से आंकड़ा, कोई भी आंकड़ा में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो समांतर माध्य या औसत निकालने का आसान तरीका है प्रेक्षणों या आंकड़ों की संख्या के योग को उसकी संख्या से भाग देते हैं। पहले जोड़ लीजिए, जितने भी आंकड़ा है या संख्या है उसको जोड़ लीजिए और कितनी है वो संख्या में, उससे भाग दे दीजिए। चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक उदाहरण है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको समझ में आना चाहिए, ये प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या, बहुत सी चीज आया इसमें, प्राकृत भी आया है, विषम भी आया है। अब प्रथम 5 मतलब है शुरुआत का 5। आप प्राकृत संख्या पढ़े होंगे, छठवीं से हम प्राकृत संख्या पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है। 1 से लेकर आगे की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है ना। तो प्रथम 5 मतलब पहला नंबर का कौन सा है प्राकृत संख्या? 1 से लेकर जो 5 जो प्राकृत संख्या है वो भी कैसा? विषम। और विषम तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। 1 है, 3 है, 5, 7, 9, जिसकी इकाई में आता है सब विषम है। अब देखिए प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या क्या है? प्रथम 5 विषम भी होना और प्राकृत संख्या भी होना। विषम प्राकृत संख्या और प्रथम भी होना। प्रथम 5 का मतलब है शुरुआत का, स्टार्ट से। जैसे देखिए एक तो 1 हो गया, 1 प्राकृत संख्या है और विषम भी है। फिर 1 के बाद और क्या आएगा? प्रथम 5 मतलब शुरुआत का 5 टर्म ले लेना है, बाद का नहीं लेना है और किसी बीच का छोड़ना भी नहीं है। शुरुआत का जो 5 टर्म है विषम प्राकृत संख्या है, उसको लीजिए। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। सीधे सीधे आंकड़ा भी दे दिए रहते हैं औसत निकालने के लिए, या इस प्रकार के प्रश्न दे दिए रहते हैं। थोड़ा से उसमें हम दिमाग लगाना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या हम निकाल लिए, 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी प्राकृत संख्या है और सभी विषम है और पहली शुरुआत का है ये, है ना। अगर 11 अगर ले लें तो 6वां नंबर का आ जाएगा प्राकृत संख्या, उसको नहीं लेंगे, ये ध्यान देना, है ना। कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी विषम संख्या ऐसा नहीं लेना है, शुरुआत का 5 लेना है। अब 5 कह रहा है मतलब कुल हमारे पास प्रेक्षण या आंकड़ा कितना हो गया? 5। तो समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का, उसी को प्रेक्षण कहते हैं, उसका योग, है ना। बार बार मैं फार्मूला को नहीं लिख रहा हूं, ये ऊपर में लिखा है
प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो पहले आंकड़ों का योग कर लीजिए, उसी को प्रेक्षण कहते हैं, उसका योग कर लीजिए। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, और योग का मतलब होता है जोड़ना। और कुल कितनी संख्या है? प्रथम 5 मतलब कितनी है? ये प्राकृत संख्या है, जो विषम है वो कितनी है? 5 है। तो 5 से भाग दीजिए, जोड़ को उसकी कुल संख्या से भाग दीजिए, तो इसे औसत या समांतर माध्य निकलता है। कई बार क्रिकेट के खिलाड़ी का ध्यान रखता है, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 मैच में इस प्रकार के नंबर बनाए हैं, रन बनाए हैं, तो उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ देते हैं, तो इसको जोड़ के देखिए कितना आता है। प्रथम 5 प्राकृत विषम प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं, तो जोड़ के देख लीजिए। ये 4 हो गया, 3 और 1 4, 5 9 और 7 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25 बटा 5, 25 को 5 से भाग दीजिए, तो यहां पर आएगा 5 पंचे 25। ये है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या का समांतर माध्य या औसत, जिसको मीन कहते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार से इसका मान 5 आ गया है ना? ध्यान से आप लोग समझेंगे, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। आप जो म्यूट है ना, उसको ऑन कर लेना, और जो प्रश्न जिसमें दिक्कत है जरूर पूछिए। हमारे पास आज का 3 टॉपिक है, सबका 2-2 3-3 उदाहरण देखते हैं और उसको भली भांति समझते हैं। चलिए अगला देखते हैं, और उदाहरण एक देख लेते हैं। यहां से थोड़ा सा स्टेप इसको पढ़ाया हुआ है, उसको देखते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ, है ना? चलिए अगला, संख्याएं का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं दिया है ना? संख्याएं माध्य 7 है ना? संख्याएं 8 5 x 6 10 5 का माध्य 7 है, का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो कभी कभी प्रश्न जो है सीधे तौर पे नहीं देते। अब यहां माध्य दे दिया है, देखिए उत्तर जो हम निकालते हैं, है ना, वो माध्य दे दिया है 7 है, और इसमें कितने ठने अंक को जोड़ा गया है? 1 2 3 4 5 6, है ना? इतनी संख्या को जोड़ा गया है, 6 संख्या को। अब एक संख्या ऐसा है जो x है, चर है, अब उस संख्या को पूछ रहा है। हम 5 ठने संख्या तो समझ में आता है क्या क्या जोड़े हैं, वो छठवां कौन सा है जिसको जोड़ा गया है, वो पूछ रहे हैं। और माध्य दे दिया है इसका 7 है। देखिए माध्य पहले से निकाल दिए, है ना? वो उसकी संख्या को पूछ रहे हैं कि एक कौन सी संख्या है जिसको जोड़ा गया है, और इसका तात्पर्य यही हो रहा है, चर है, मतलब किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो बनाने की पद्धति सेम वही है। आप जैसे समीकरण हम पढ़े हैं, तो समीकरण का थोड़ा सा इसमें फार्मूला लास्ट में प्रयोग करेंगे। तो देखिए समांतर माध्य बराबर, इसी को माध्य कहते हैं, इसको मीन भी कहते हैं, बड़ा M से दर्शाते हैं। समांतर माध्य बड़ा M से दर्शाते हैं, बराबर पहले की तरह प्रेक्षण। हमारे पास क्या है? प्रेक्षण आंकड़ा क्या है या प्रेक्षण क्या है? 8 5 x 6 10 5। तो यहां पर लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर, एक बार लिख दीजिए, प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो जोड़ लीजिए, 8 धन 5 धन x धन 6 धन 10 धन 5 बटा कुल, इसमें कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या कितने हैं? 6 है। तो योग में उसके संख्या को जोड़ देते हैं, लेकिन माध्य पहले से दिया है 7, समांतर माध्य है, ज्ञात हो गया है, वो पहले से है, कितना है? 7। तो अब देखिए
हम अगला स्टेप पढ़ाते हैं। अंकों को जोड़ दीजिए, चर के साथ तो नहीं जुड़ेगा, उसको अलग से प्लस करके लिखना पड़ेगा, बाकी जोड़ दीजिए कितना आता है। जैसे 8 और 5 हो गया 13 और 6 19 10 29 34, यार 34 धन x ऐसा लिखना पड़ेगा बटा 6, 34 धन x बटा 6। अब हम x का मान पूछा है, यहां पर x का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ऐसा प्रश्न आ गया मतलब चर का ही मान पूछेगा, है ना। तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, पहले की तरह हम 6 को पक्षांतर करेंगे, फिर 34 को पक्षांतर करेंगे तो x का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। तो 6 को हम 7 के साइड में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 का गुना किसके साथ होगा, 7 के साथ होगा। ये भाग में है, 6 जो है भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो गुना में हो जाएगा, या दोनों पक्षों में हम 6 का गुना कर दे तो 6 6 कट जाएगा और 7 के साथ गुना हो जाएगा। तो पक्षांतर करने पर 6 इधर ले आइए 7 की तरफ, तो 6 गुना 7 हो गया, और इधर है 34 धन x। अब 7 6 का कितना हो गया 42, 42 बराबर 34 धन x। अब 34 को लाइए इस तरफ, क्योंकि जिस चर का हम मान निकालते हैं उसको अकेला रखो एकमात्र, चाहे कोई साइड रहे, चाहे लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे। कई बार हम समीकरण ज्यादातर हल करते हैं तो ऐसा लगता है x को इधर रखें ऐसे करके, है ना। इसको आप चाहे तो इस साइड लिख सकते हैं, 34 धन x बराबर 42 ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। दोनों तरह से हमको हल करने आना चाहिए। देखिए 34 को हम 42 के साइड लाते हैं, क्यों ला रहे हैं, क्योंकि x का मान निकालना है, और x का मान कब निकलेगा, जब वो अकेला रहेगा, एक ठन रहेगा, सिंगल रहेगा, ठीक है। 34 को पक्षांतर करते हैं, 42 के साइड में आता है, तो पक्षांतर करने पर इसका चिन्ह एक्चुअल में भी धन है, गुना नहीं है, भाग नहीं है, इसके साथ x के साथ योग में है, और 34 का चिन्ह क्या है धन, तो इधर ऋण हो जाएगा, 42 ऋण 34 बराबर x। अब 42 में 34 घटा दीजिए, 42 में 34 घटेगा 8 आएगा, तो x बराबर कितना आ गया 8, है ना। x का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से बनाते हैं, अगर कोई चर दे दे तो उसको ऐसे जोड़ लीजिए, चर भर को छोड़ के बाकी संख्या को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो मान दिया है हम पहले पक्षांतर करते हैं, तो ये भाग में है गुना में हो जाएगा, 7 6 का 42, फिर 34 को पक्षांतर किए, धन 34 ऋण 34 हो गया, तो 42 ऋण 34 बराबर x। तो x का जो मान प्राप्त हुआ वो है 8 प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो ये दो उदाहरण है, अगर और समझ में नहीं आया हो तो आप अपना प्रयोग और कर सकते हैं अलग अलग, जैसे आप लोग नंबर लाते हैं ना, जैसे 10 टेस्ट हुआ, 5 टेस्ट हुआ, या आपने कुछ कार्य किए तो उसका तापमान का निकाल सकते हैं रोज का, है ना। एक सप्ताह में देखो तापमान कितना कितना होता है, कभी 33 डिग्री सेल्सियस, कभी 30 है 32 है, पूरा जोड़ लीजिए और एक सप्ताह मतलब 7 से भाग दीजिए, ऐसे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं औसत। या आप विद्यालय जैसे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरा भी, मैं लगातार एक सप्ताह क्लास लिया, तो उसमें आपने 5 मतलब कितने क्लास ले रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर आंकड़े कितने कितने जुड़ रहे हैं पार्टिसिपेंट, कोई दिन 25 जुड़ा, कोई दिन 45 जुड़ा, कोई दिन 30 जुड़ा, तो सबको जोड़ लीजिए एक सप्ताह का और 7 से भाग दे दीजिए, तो एक औसत पार्टिसिपेंट पता चल जाएगा कि औसत लगभग 30 लोग उपस्थित हो रहे हैं कि कितने लोग हो रहे हैं। तो इसका प्रयोग हम व्यापक रूप से कर सकते हैं। कई बार हमारा जो खाद्यान्न है 1 महीने साल भर में जैसे खत्म हो रहा है ना, खाद्यान्न जो है साल भर में खत्म हो रहा है 12 महीने में, तो उसको डिवाइड कर देते हैं तो 1 महीना का पता चल जाता है, लगभग लगभग 1 महीना में इतना खत्म हो रहा है करके, है ना। तो इस प्रकार से ये औसत का प्रयोग हो गया। अब अगला पढ़ते हैं माध्य का, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है इसके बाद प्रायिकता भी है। चलिए माध्य का, उसके पहले मैं एक और प्रश्न बता दूं कि एक प्रश्न है वो पूछा गया था, प्रतियोगी परीक्षा के लिए काम आता है, वो औसत से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें मतलब ट्रिक वाला है, और खासकर प्रतियोगी परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न था, 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है,
एक नए व्यक्ति के आ जाने से, एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या है? आने वाले या उस व्यक्ति का भार क्या है? अब देखिए प्रश्न किस तरह से और हो सकता है। 15 व्यक्ति या जितने भी व्यक्ति है उसका औसत भार दे दिया जाएगा। अब नए व्यक्ति के आ जाने से भी दे सकता है या एक व्यक्ति के चले जाने से भी दे सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, और औसत भार में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। तो सबके लिए वही सूत्र है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति आए भी और वृद्धि भी हो जाता है। देखो ना, एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में एक कमी हुई है तो वृद्धि भी हो सकता है, या जाने से वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है। तो इसको समझना कैसे है, मैं इसमें दो चीज देखना है। यहां पर कमी हुई, औसत भार में क्या हुई? कमी हुई। और यहां क्या हुआ? आए कि गए? आ जाने से मतलब आए, तो आने पर या शामिल होने पर हम धन चिन्ह लेते हैं, ठीक है, और कमी होने पर ऋण चिन्ह लेते हैं। एक एक इसका फार्मूला को मैं पहले बताता हूं। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या गुणा औसत में वृद्धि या कमी। औसत में वृद्धि या कमी, ठीक है, और नया औसत, धन ऋण प्लस माइनस नया औसत। कल हम घड़ी से संबंधित प्रश्न लिए थे, उसमें भी प्लस और माइनस लिए थे। आप गणित में जब भी गणित जैसे अध्ययन करते हैं और इस प्रकार के चिन्ह दिखा दो ठन, प्लस और माइनस, तो इसका तात्पर्य है उसकी स्थिति के आधार पर उसको लेना है। कभी प्लस लेना है, कभी माइनस, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा, वो समझने के लिए है। चलिए अब देखिए वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या क्या होगा? ये संख्या होगा, पूर्ण संख्या, आंकड़ों की संख्या। औसत में वृद्धि हुई कि कमी हुई, ये कहां मिल रहा है? औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी, ये हो गया। तो वो यहां पर लिखिए, वास्तविक संख्या 15 है, 15 गुना 2 हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब धन चिन्ह लें या ऋण चिन्ह लें, तो एक चीज देना, अगर कोई व्यक्ति आ रहे हैं या शामिल हो रहे हैं, उसी को शामिल लिखते हैं, शामिल हो रहे हैं, तो क्या लेते हैं? प्लस, ठीक है। और इधर देख लीजिए, यहां कमी हो रही है, औसत में कमी, औसत कमी, औसत कमी, तो क्या लेंगे? माइनस। अब देखिए शामिल के लिए प्लस है तो धन गुना ऋण, आप गुना में आ जाओ उस फार्मूले में। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को गुना करते हैं तो क्या आता है? एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस आएगा। अब देखिए और क्या हो सकता है? आ रहे हैं मतलब शामिल हो रहे हैं, उसी को कहते हैं शामिल, बोलो, तो उसको धन लेते हैं। और औसत में वृद्धि, औसत वृद्धि, यहां समझेंगे थोड़ा सा। औसत वृद्धि मतलब क्या होगा? वृद्धि मतलब धन लेना है। आप समझ सकते हो ऋण और धन का प्रयोग कहां करते हैं गणित में? कहीं घट गए, चले गए तो ऋण का प्रयोग करते हैं, शामिल हो गए तो जोड़ते हैं, धन का प्रयोग करते हैं। वृद्धि मतलब बढ़ा, धन का प्रयोग किए, कमी मतलब घटा, ऋण का प्रयोग किए। तो देखिए कोई व्यक्ति आ रहा है ग्रुप में और औसत भी बढ़ गया, औसत में वृद्धि, दोनों धन हो गया। तो आप जानते हैं जब दोनों धनात्मक है तो उसका उत्तर धनात्मक ही आता है, ऋण नहीं होता, धन चिन्ह लेंगे। अब जा रहे हैं, यहां से चले गए, है ना, चले गए, ग्रुप से चले गए, कोई व्यक्ति
औसत भार 15 व्यक्ति है, उसमें एक व्यक्ति चले गए, तो चले गए मतलब ऋण चिन्ह, और चले गए और औसत में कमी हो गया, तो कमी के लिए तो ऋण कर ही रहे हैं। ध्यान रखना 2 बार ऋण आ गया, और 2 बार ऋण आ गया तो क्या होगा, धन। इसके अलावा चले गए और वृद्धि हुआ तो ऋण गुना धन होगा। मतलब ध्यान देना, अपोजिट हो गया तो ऋण चिन्ह लेंगे, और एक जैसा हो गया तो धन चिन्ह। चले भी गए और कमी हुआ तो धन लेंगे, आ गए और वृद्धि हुआ तब भी धन लेंगे। अब चले गए और वृद्धि हो गया तब क्या लेंगे, ऋण लेंगे, या आ गए और कमी हुआ तब ऋण लेंगे, है ना। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करना, ये सोचना कि एक व्यक्ति आ रहे हैं तब कम हो रहा है, तो एक आ रहे हैं मतलब जुड़ रहा है, और कम हो रहा है मतलब ऋण हो रहा है, तो अलग अलग है तो क्या लेंगे, ऋण लेंगे। तो क्या होगा इसको बनाने का तरीका, 15 में हम किसका गुना करेंगे, 2 का। वास्तविक संख्या मतलब कुल संख्या कितना व्यक्ति, 15 है। औसत में कितनी वृद्धि है, कमी हुई, ये लिखा है, औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हुई तो 2 का लिखे। अब ऋण चिन्ह लिखेंगे, नया औसत क्या आएगा, 2 कम कर दो 40 में, कोष्ठक में लिख सकते हैं, 40 में 2 38, ये लिखा है ना। औसत भार में 2 किलो, औसत भार क्या है 40 किलोग्राम, 2 किलोग्राम की कमी कर दो तो कितना हो जाएगा 38, सीधे सीधे लिख सकते हैं या घटा भी सकते हैं, है ना। अब 15 दूने 30 ऋण 38, ये जो मान ऋणात्मक आ रहा है, लेकिन ऋण चिन्ह को यहां छोड़ दिया जाता है गणना में, है ना। ऋण मान को आप देखना गणित में पढ़ते हैं, कई जगह ऐसा आता है ऋण चिन्ह को नहीं लिया जाता, परिमाण को लेते हैं, है ना। ऋण चिन्ह छोड़ दिया जाता है, छोड़ना है तो ये आएगा 8, ये आ जाएगा 8, मतलब नए जो आने वाले व्यक्ति का भार क्या था, मात्र 8 किलोग्राम था, इसलिए इतना कमी आया है। कुल 15 व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति में एक व्यक्ति आ गए, तो औसत जो भार था 40 था सबका, वो 2 कम हो गया, 38 हो गया। तो क्या इतना कम कैसे हो गया, 15 जने थे और औसत भार, तो 8 किलोग्राम का एक व्यक्ति जो है और गए, तो इस प्रकार से उसकी जो भार है, वो नए व्यक्ति की भार क्या आएगा 8 किलोग्राम। तो इसको दूसरे तरीके से और इसका प्रयोग किया जा सकता है, एक उदाहरण इस प्रकार से रहा, तो ये जो है ट्रिक से बनाए जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न दे देते हैं घुमा के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे का, मीडियन प्रायिकता है, उसके बाद माध्यिका देखते हैं। चलिए माध्यिका एम कैपिटल और स्मॉल डी से दर्शाते हैं मीडियन। अभी माध्यिका क्या है, दिए गए आंकड़ों में सबसे बीच वाली संख्या, दिए गए आंकड़ों में सबसे बीच वाली संख्या को माध्यिका कहते हैं, जो सबसे बीच में है। अब बताओ, जैसे विषम है तो बीच तो पता चल जाता है, जैसे 9 है, 9 का संख्या दिया है, आंकड़ा दिया है ना। शांत रहेंगे, म्यूट करके रखेंगे। अगर टोटल 9 आंकड़ा दिए हैं टोटल, है ना, तो 9 आंकड़ा दिए हैं, तो हम बीच का पता कर लेंगे कि 5वां नंबर बीच का है, तो माध्यिका है, वही उत्तर आएगा एक सामान्य श्रेणी में। आगे माध्यिका का विस्तार आप लोग 9वीं 10वीं में जाओगे तो और पढ़ोगे, वहां पर जो उसका विस्तृत रूप मिलेगा आपको, है ना। और आप लोग बातें नहीं करेंगे, म्यूट करके रखें। तो बीच वाला पद, बीच वाली संख्या सबसे बीच में कौन सा है, वो उसका क्या कहलाता है, माध्यिका। दिए गए आंकड़ों में सबसे बीच वाली संख्या, है ना। लेकिन सम दे दिया तब क्या करेंगे, जैसे 10 दे दिया तो कौन सा बीच रहेगा, 5वां नंबर और 6वां नंबर, जो 2 ठन आ रहा है लेकिन 1 अंक लेना है, तो कौन सा बीच में आएगा, किसको हम लेंगे बीच में, है ना। म्यूट करके रखें अपना, बार बार कुछ विद्यार्थी जो है बार बार अपना जो माइक है ना, उसको ऑन करते रहे, म्यूट करें, हाँ म्यूट करके रखें। हरी खोबे कौन है, हरी खोबे, है ना, जिसकी भी अकाउंट है आप म्यूट करके रखें, ये बार बार ऑन कर रहे हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं। तो बीच वाला पद जो है, ये सुन रही है कि नहीं सुन रही है, हरी खोबे, अरे क्यों ऑन करती है बार बार माइक को,
माइक म्यूट करके रखें। कौन देख रहे हैं भाई? हाँ चलिए, तो दिए गए आंकड़ों में सबसे बीच वाली संख्या है ना, वो माध्यिका कहलाता है। तो 9 है, 11 है, विषम में है, तो हम बीच का पता कर लेंगे। आप आंकड़े को या कोई भी श्रेणी दिया है या प्रेक्षण दिया है, उसको बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखे, सब जायज है ना। बढ़ते क्रम आरोही क्रम, घटते क्रम अवरोही क्रम, कोई भी क्रम में आप आंकड़े को लिख लीजिए, जो बीच में है वही क्या है, उसका माध्यिका है। लेकिन इसकी बनाने की विधि है, सूत्र है, उस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। माध्यिका, यदि आंकड़ों की संख्या सम है, यदि आंकड़ों की संख्या सम है या विषम है, पहले छोटा सूत्र को ले लेते हैं। आंकड़ों की संख्या को n से दर्शाते हैं, n विषम है ना, विषम है, तब माध्यिका, तब MD है ना, मीडियन। माध्यिका क्या होगा? आंकड़ा जो है विषम है, मतलब जैसे 9 है, 11 है, 13 है, इस टाइप के विषम में है, 15 है, 17 है, तब क्या करेंगे, उसकी कुल संख्या में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे और यहां लिखेंगे वे पद का मान, n+1/2 वे पद का मान। इसका मतलब ये है, या भाग देने पर जो मान आएगा वो उत्तर नहीं है, वो पद को बताएगा। जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं, इसमें भाग देने पर 6 आ गया, तो 6 उसका आंसर नहीं है, छठवें पद का मान ऐसा लिखेंगे उसको, छठवें पद का मान। तो हम जो श्रेणी बनाए रहेंगे लाइन से, उसमें देखेंगे छठवां नंबर में कौन सा है, जो संख्याएं छठवां नंबर में है वही उसका माध्यिका है। इसलिए यहां पर वे पद का मान ऐसा जोड़ा जाता है सूत्र में। इस प्रकार से सीधे सीधे मान नहीं मिलता, इससे हमको जो है क्रम मिल जाता है। तो ये फार्मूला जो है विषम की स्थिति में है, विषम है तब। तो जैसे उदाहरण एक आप देख लेते हैं, एक कक्षा के 11 छात्रों का भार निम्न प्रकार है। तो सीधे सीधे मैं उसका हल करता हूं। आंकड़ों को पहले तो आप अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिख दो, आरोही क्रम ज्यादा अच्छा है, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ाओ। आंकड़ों को या प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिख लो पहले। आरोही क्रम में लिखने पर ये जो फार्मूला है n+1/2 वे पद का मान जो लिखा है ना, n-1/2 वे पद का मान लिखा है, ये विषम के लिए है। आंकड़ों की संख्या जब विषम हो तब इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर MD, ये जो श्रेणी जो है उसको हम आरोही क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या अगर बुक हो तो आप लोग देख सकते हैं 8वीं से, प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्नावली 6.1 का। तो लाइन से उसको आप बढ़ाते जाइए और लिखिए, एक 25 आया है, एक 26 आया है, एक 27 आया है, 27 के बाद 28 भी है, 29 भी है, 28 भी है, 29 भी है, उसके बाद 30 भी है, 31 भी है, 32 भी है, 30 है, 31 है, 32 है, और उसके बाद 33 नहीं है, 34 है, 35 है, 34 और 35। अब देखिए कितना हुआ, 1 2 3 10 हुआ है, 1 है लास्ट। ऐसे श्रेणी बना लीजिए, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, कम से अधिक की ओर बढ़ते क्रम कहलाता है, और अधिक से कम करे तो अवरोही क्रम, घटते क्रम। तो कोई भी क्रम में लिखें, दोनों जायज है। अब देखिए यहां पर ये आंकड़ा लिख लिए, यहां लिख लिए कुल पद। कुल पद कितने हैं? 11 है, पहले से दे दिया है। इसमें भी 11 छात्रों का भार, ये 11 छात्रों का भार है एक्चुअल में एक कक्षा का। तो कुल पद कितने हैं? 11 है ना। तो माध्यिका MD, मीडियन बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान। n के जगह कितना हो जाएगा? 11 धन 1, पहले जोड़िए तब 2 से भाग दीजिए। कई बार सूत्र में हमारा त्रुटि हो जाता है, n/2 + 1 ऐसा लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब है पहले भाग दो 11 को तब जोड़ो, ऐसा हो गया। तो n+1/2 का मतलब है पहले n में 1 को जोड़ लो, मतलब 11 में 1 जुड़ जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 12। और आप सोच भी सकते हैं, जब विषम है, विषम को हम 2 से भाग दे रहे हैं, दशमलव में आएगा, तो 1 जोड़ देंगे विषम में तो क्या हो जाता है, वो सम हो जाता है। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12/2 मतलब क्या हो गया, छठवें पद का मान। उसी टाइप का आ गया उदाहरण, पद का मान। तो छठवें पद में क्या है, 1 2 3 4 5 6, क्या है छठवें पद में, 30 है ना। तो माध्यिका बराबर 30 होगा इसका उत्तर। माध्यिका का मान आएगा 30। ये कौन सी विधि का है, जब विषम हो तब, और सम में थोड़ा सा लंबा बनता है ना। सम हो तब कैसे बनाएंगे, ये तो विषम की स्थिति में हो गया है ना, सीधे सीधे। और ये प्रश्न 2018 में भी इसको दिया गया था, प्रयास का जो प्रश्न पत्र मुझे मिला है 2018 में ये आया था। तो हमको इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, अगर विषम दिया है लाइन से जमा लो और देखो बीच में कौन सा 11 है, मतलब छठवां नंबर जो है बीच में है ना, सीधा देख लीजिए उसमें, है ना। ये फार्मूला में लगाते टाइम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं विषम का। देख लिए, अब सम का देखेंगे। सम का जो है थोड़ा लांग बनता है, थोड़ा सा बड़ा है। क्यों, क्योंकि सम अगर दिए हैं, आंकड़ों की संख्या सम है, तो उसको बीच जो है, मध्य जो है पता नहीं चलता, तो उसको कैसे बनाएंगे। चलिए, सम के लिए जो सूत्र है वो है यदि पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या n सम हो तो माध्यिका बराबर, उसको m और स्मॉल d करके भी लिख सकते हैं, बराबर, देखिए कैसे करते हैं, n/2 प्लस n/2 वे पद का मान प्लस धन n/2 धन 1 वे पद का मान बटा 2। मतलब इसको पहले हल करो और 2 से भाग दो। लिखने के अलग अलग तरीका है, 1/2 को सामने लाके भी ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो n/2 और यहां पर n/2 में 1 जोड़ दो और दोनों को और जोड़िए एक बार, a और प्लस लिखिए, है ना। n/2 पद का जो मान है उसको, मान को, और n/2 धन 1 उस मान में 1 जोड़ने के बाद जो पद है, देखिए बना के देखते हैं तब समझ में आएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 2 में हम 2 से भाग देते हैं। माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात कीजिए, छोटा सा एक श्रेणी है, 4 5 10, 4 5 10 6 7 14 9 और 15। कितना हो गया, 2 4 6 8 पद है इसमें। अब यहाँ पदों की संख्या सम है, कैसे जानेंगे, क्योंकि 8 क्या है, सम है ना। गिन के देख लेते हैं विषम है कि सम है, हर बार वहां लिखा नहीं रहेगा, मतलब हम देखना भी पड़ेगा। पहले जैसे इसके पहले प्रश्न में 11 छात्र लिख दिए थे सीधे सीधे, अब यहाँ देखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना है पदों की संख्या, पहले तो आरोही क्रम में लिख लीजिए पदों को या आंकड़ों को, वही आंकड़ा वही पद है, को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही लिख लो, ज्यादा अच्छा है। अवरोही लिखेंगे थोड़ा बड़ा, बड़े वाली जो संख्या है उसको पहले देखेंगे। छोटी कौन सी है, इसमें 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 14 है, फिर 15 है। तो इस प्रकार से आरोही क्रम में लिख लीजिए। अब यहां पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या, n का मान कितना है, कुल कितने संख्या है, 8, n का मान आ गया 8। तो माध्यिका बराबर, हम फार्मूला में लगाएंगे, माध्यिका बराबर ये वाला सूत्र को, और मैं रिपीट नहीं लिखता, सीधा मान को लिखता हूं, n का मान 8, 8/2 वे पद का मान धन 8/2 धन 1 वे पद का मान
बटा दो, ये बटा दो जो है कई बार हम हल करते हैं तो भूल जाता है, इतना सारा ऊपर में जब लिखते हैं तो दो का कई बार हम भूल जाते हैं बनाते बनाते, तो त्रुटि होने की संभावना होती है। तो 8/2 मतलब 8 को 2 से भाग दो, चारवें पद, हालांकि हम उसको चौथे बोलते हैं, आप चौथे भी लिख सकते हैं। चारवें पद का मान, चारवें पद का मान धन 4/1। अब मैं एक स्टेप बढ़ाने के बजाय 60 करता हूं। 8 में 2 को भाग दिए 4 आया, अब उस 4 में 1 जोड़ो, कितना होगा 5। तो 5वें पद का मान बटा 2, ये फार्मूला हम सम होने पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 4वें पद मतलब चौथा नंबर, श्रेणी हम लिख लिए हैं आरोही क्रम में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा में 7 है, 7 धन, फिर पांचवा कौन सा है 9 है, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो ये आएगा, और 2 से भाग दे देंगे तो 7 और 9 को जोड़ने पर आ जाता है 16, 16/2, और 16/2 मतलब कितना हो जाएगा 2 8 16, 8। अब देखेंगे यहां पर 8 नहीं है, श्रेणी में 8 नहीं है, और जब सम रहता है, आंकड़ों की संख्या सम होता है, तो श्रेणी में वो अंक नहीं दिखता जो माध्यिका होती है, क्योंकि 2 ठने मध्य में, मैं पहले से बता चुका हूं, माध्यिका मतलब मध्य का पद। अब मध्य देखते हैं तो 7 भी है और 9 भी है, तो दोनों के बीच में और क्या आ सकता है, उसके एवरेज, तो उसके एवरेज आता है 8, एवरेज भी निकाल सकते हैं सीधे से। और आप ट्रिक से जब बनाएंगे मैं आपको एक आइडिया देता हूं, जैसे ये पेपर में आ गया, प्रतियोगी परीक्षा प्रयास में आ गया, ऐसी श्रेणी दे दी है, तो इसमें आपको लंबा चौड़ा बनाना नहीं है, 2 ठने बीच वाला मिलेगा, जैसे ये हो गया चौथा और पांचवा, इधर से 3 और इधर से 3, फिर ये चौथा पांचवा, 2 ठने ले लेना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, बस एकदम 60 है। जो बीच में है, चौथा नंबर और पांचवा नंबर बीच में है, क्लियर, पता नहीं चल पा रहा है। तो 9 और 7 को जब जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, है ना। जैसे 10 आ गया, 10 ठने संख्या दिया है, तब क्या करेंगे माध्यिका निकालने के लिए, पांचवा और छठवा को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, जो आएगा वही उसका उत्तर रहेगा। इतना लंबा चौड़ा उसको करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रिक से आप लोग उसको हल करेंगे अगर पेपर में आता है तो, है ना। और विषम है तो सीधा कुछ नहीं देखना है बीच में कौन सा है, लाइन से लिखना है भाई, लेकिन ये ध्यान देना, जब तक आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में नहीं लिखेंगे, आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कौन सा बीच का है ना, पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं, इसके बाद प्रायिकता देखते हैं, समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हम समय को ध्यान रखते हुए। प्रायिकता अगला, प्रायिकता से एक प्रश्न पूछा गया था और वहां से भी आता है। प्रायिकता तो ऐसा है, आप 12वीं तक भी पढ़ेंगे आगे, और आगे की जैसे मैथ लेके अगर आगे पढ़ते हैं तो उसमें और उसको विस्तृत रूप मिलता है, और 12वीं तक ये साधारण, यहाँ 8वीं में जो उदाहरण मिलता है यही उदाहरण आपको 12वीं में भी मिलेगा प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और इसकी बहुत से और फार्मूला है, यहाँ बेसिक रूप से दिया है थोड़ा थोड़ा। प्रायिकता, किसी घटना के घटने की संभावना, किसी घटना के घटने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। जैसे एक उदाहरण है, परिभाषा से आपको क्लियर नहीं लगेगा, है ना। एक उदाहरण देता हूं, जैसे पासा है, पासा हम चाहते हैं कि पासा में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, आप लोग जानते हो पासा जो है घनाकार होता है, और 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, कोई न कोई एक अंक जो है वो आएगा, हम चाहते हैं कि उसमें 4 आए पासे में, है ना, पासे के ऊपरी सतह पर शीर्ष पर कितना है 4। तो उसके लिए पहले तो हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं जिसको, कुल घटनाएं, कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6। तो कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या है, कुल कितने ठने आ सकते हैं, कुल 6 आ सकते हैं, 1 भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6। तो वो प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है ना। कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 6। लेकिन उनमें से 3 कितने हैं? एक ही है 3, है ना। तो 3 आने की घटना बराबर 1। 3 आने की घटना क्या है? 1। और कुल कितने ठने आ सकते हैं? 6 ठने आ सकते हैं। 6 में 3 कितने आएंगे? मात्र 1 आएंगे। तो प्रायिकता बराबर 6 में से 1। कुल घटना, ये देखिए, किसी घटना के घटने की संभावना हम 3 आने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। पासे के ऊपरी सतह पर 3 आने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो 3 मात्र 1 ठने हैं। कितने ठने में? 6 में। कुल 6 है, 6 में 1 ऐसा 3 ऐसा है जो 1 बार आया है और सभी 1 1 बार है, तो 1/6 होगा। प्रायिकता होगा 1/6, अर्थात 6 में से 1। आप लोग देखते हैं जैसे नंबर पाते हैं कोई विद्यार्थी, जैसे 10 में वो 3 नंबर पाया, 10 में 7 नंबर पाया, तो हम क्या लिखते हैं? 7/10। लेकिन बोलेंगे कैसे? 10 में से 7। तो सेम वैसा ही यहां लिखेंगे, प्रायिकता बराबर 6 में से 1 बराबर 1/6। 1/6 होगी प्रायिकता। किसी पासे के ऊपरी सतह पर 3 आने की जो प्रायिकता है वो 1/6 होगी। एक सिक्के को उछालने पर उसके ऊपरी सतह पर सिर से आप पुच्छ बोलते हैं उसी को, हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना? या पुच्छ आने हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? या जिसको हम चीट पट बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, तो चीट आने की प्रायिकता क्या होगी? पट आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना? तो उसमें अगर पूछा गया आपको कि पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 तरह से आ सकता है। कितने तरह से आ सकता है? 2। लेकिन उसमें पट कितने हैं? 1 है। तो 1/2 ऐसा ये प्रायिकता है। इसके अलावा और उदाहरण ले सकते हैं हम। ज्यादातर देखना क्या बोलते हैं उसको, हम बोल रहे हैं, हाँ, ताश, है ना। ताश की गड्डी, ताश से आप लोग परिचित हैं। कुछ कुछ, हर कोई तो नहीं है परिचित, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते हैं। वैसे ताश का मतलब जानकारी रखना पत्तों का बहुत जरूरी है गणित में, प्रायिकता में इसका उपयोग होता है। ताश की पत्ती से, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है बोलते हैं। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। हुकुम के पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बताइए, ताश के बारे में हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप प्रायिकता की जब गणित पढ़ेंगे 8वीं में या आगे की क्लास में, तो ताश का पूरा उल्लेख है। उसको जानना जरूरी है कि क्या क्या पत्तियां होती है। तो ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालते हैं, हुकुम के पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उसका मान क्या होगा? तो हम ये देखते हैं, ताश की गड्डियों में कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52। कितने पत्तियां होते हैं उसमें? 52। अब हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। सभी का 13 होते हैं। 4 प्रकार के पत्तियां होते हैं उसमें, हुकुम के 13 होते हैं। तो 52 में से 13, ताश की गड्डियों में से एक पत्ता खींचने पर हुकुम के पत्ता होने की प्रायिकता बराबर 52 में से 13 बराबर 13/52। लेकिन 13/52 जो है वो उत्तर नहीं है, वो और हल होगा। 13 से 52 जो है भाग जा रहा है। 13 कम 13, 13 चौक 52, 1/4। साफ तौर पे बता रहे हैं, 4 भाग में से 1 भाग जो है क्या है? हुकुम के पत्ते हैं। चलिए देखते हैं, उदाहरण से हम क्लियर करते हैं। जो उदाहरण पाठ्य पुस्तक में है, और एक उदाहरण मिल ही गया जिसके बारे में मैं बोल ही रहा था। ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी? ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता, ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? तो यहां जब हम हल करेंगे तो पहले तो ये लिखेंगे, कुल प्रतिदर्श समष्टि कितने हैं जो घटना घट सकता है।
मतलब 52 है, जो 52 में से कोई भी हो सकता है। यहां लिखेंगे ताश की गड्डी में पत्तियों की संख्या, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बराबर 52। अब ईंट के पत्तों की संख्या, ईंट के पत्तों की संख्या बराबर 13। अब लिखेंगे यहां पर ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचने पर ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता, ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता सीधे सीधे लिख सकते हैं। एक बार तो ऐसा लिख दीजिए 52 में से 13, 52 में से 13, और जब बटन लिखेंगे 13/52, कुल 52 है उसमें 13, मतलब 13/52, और 13/52 मतलब ये भाग जा रहा है, एक बार भाग करके जरूर देख लीजिए, है ना। 13 कम 13, 13 चौक 52, 1/4, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/4। ऐसा एक प्रश्न आता है इक्का खींचने की प्रायिकता पूछ देते हैं कई बार। ताश की गड्डी से एक इक्का खींचना है तो उसकी इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 4 इक्का होते हैं, 52 में से कितने इक्का होते हैं 4, तो 4/52 हो जाएगा, है ना। तो वो भी भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 13 52, है ना। 1 क्या हो गया 13 हो गया, है ना। कितना है 4/52 है, 1/13 हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण ये हो गया। अब एक प्रश्न जो है प्रयास में 18 में जो पूछा गया था उसको थोड़ा फोकस करते हैं। बहुत सरल पद्धति है, प्रायिकता एकदम कठिन नहीं है, और आप प्रायिकता का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। कुल घटना कितने घट सकते हैं और उसमें अनुकूल घटना कितने हैं, बस उसी को चेक करना है। जैसे कुल घटना तो 52 टन है, 52 पत्ते में कोई भी हो सकता है। अनुकूल कितने हैं 13 है, जो हुकुम के पत्ते या ईंट के पत्ते, तो उससे भाग दे दीजिए। अनुकूल घटना में कुल घटना को भाग दे दीजिए, है ना, तो यहां पर ये ज्ञात हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक अंतिम प्रश्न। मैं प्रश्न को नहीं लिखता, सीधे बताता हूं। एक थैले में 6 सफेद गेंद है, 11 लाल गेंद है और 7 नीले रंग की गेंद है। हल, जो एक थैला है, एक ही थैला है, उसमें 6 सफेद गेंद है, सफेद गेंद 6 है, और लाल गेंद, लाल जो गेंद है वो है 11 है, और नीले रंग की जो गेंद है ना, रंग का है ना, नीले गेंद मतलब नीले रंग का गेंद, ये है 7 है ना। एक थैले में 6 जो है सफेद गेंद है, लाल गेंद है 11, और नीले रंग की जो गेंद है वो 7 है। तो पूछते हैं उसमें आगे, थैले में से एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहां लिखेंगे, पहले तो कुल गेंद कर लीजिए। यहां पर थैले में कुल गेंद, या हाँ कुल गेंद बराबर 6 धन 11 धन 7, तो हो जाता है 17 और 24 गेंद है। और यहां पूछे हैं सफेद गेंद, लिख लीजिए सफेद गेंद, सफेद गेंद है टोटल 6 है। अब एक उस थैले से, एक ही थैले में है, ये ध्यान रखना, अलग अलग थैले नहीं है, एक थैले में है। अब उस थैले से 6 गेंद निकालने की प्रायिकता, 6 गेंद बोलता हूं, सफेद गेंद, है ना। थैले से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, मतलब गेंद जो है वो मिक्स वहां रखा हुआ है, हाथ डाल के हम निकाल रहे हैं, और उम्मीद ये रख रहे हैं कि सफेद गेंद निकले, उसकी प्रायिकता, ठीक है। तो 24 है, 24 में से 6 ऐसे हैं जो सफेद हैं, तो हमारा टारगेट वही रहता है सफेद तो पकड़ में आ जाए, है ना। 6 में से मतलब 24 टोटल है, उसमें 6 में से एक आध तो आ जाए, तो 24 में से 6 अर्थात 6/24, और ये भी भाग जा रहा है, 6 एकम 6, 6 चौक 24,
तो थैले में से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता 1/4 हो गई है ना। भाग करके जरूर देखिए और जो उसका लास्ट में आएगा उत्तर वही सही रहेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस क्लास में जुड़े, और बच्चे लोगों से आग्रह है आप लोग नियमित रूप से जुड़े और अन्य साथियों को, अपने सहपाठियों को बताएं ताकि अधिक से अधिक जुड़े इसमें। ठीक है, तो हम क्लास आज का यहीं समाप्त करते हैं। चलिए।